सो वेक्टर्स, नाउ व्हाट आर द वेक्टर्स? तो जब भी हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, हम कहते हैं फिजिक्स में कुछ भी चीज़ आपको अगर नापनी हो, देखनी हो, लॉज बनाने हो, रीड करनी हो, स्टडी करना हो, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमने पहले देखा था 3 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं रेशोज, और एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वो वाली क्वांटिटीज है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है। सो फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक यूनिट होएगा। मैग्नीट्यूड और यूनिट से अपना मतलब ये है कि जैसे हम मान लीजिए एक्स कोई क्वांटिटी का है, दैट इज 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम आलू, ठीक है, या फिर 4 लीटर दूध, ये जो क्वांटिटी है इसमें डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें होगा आपका मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन भी, स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर ऐसा है उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में आपने ट्रेवल किया उससे इस बात का फ़र्क पड़ जाएगा कि ये आपकी जो इनिशियल लोकेशन थी और आपकी अब फाइनल लोकेशन जो है वो आपकी इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपकी डायरेक्शन क्या है। नाउ डायरेक्शन क्या होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। सो अगर हम अपने जो प्लेन ग्राउंड है उसको अगर हम डायरेक्शन वहाँ पे डिफाइन करें तो हमने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये अपने डायरेक्शन यहाँ पे बना रखे हैं। ये 4 तो ये डायरेक्शन हो गई। एक डायरेक्शन अगर दोनों से हम बराबर का 45 का एंगल ले लें, उस डायरेक्शन को हम यहाँ पे क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड आपकी नॉर्थ ईस्ट, दिस इज कॉल्ड आपकी साउथ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है। इसके अलावा 2 और डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं, इसकी ज़रूरत हमें थोड़े हायर चैप्टर्स में पड़ेगी, जैसे रोटेशन जब पढ़ेंगे या फिर एमईसी जब पढ़ेंगे। एक और डायरेक्शन होती है जिसको हम कहते हैं आउटवर्ड, और एक डायरेक्शन होगी जिसको हम कहेंगे इनवर्ड। सो से मान लीजिए तीर है, अगर आपकी तरफ आ रहा है उसको हम आउटवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। राइट हैंड थंब रूल से देखें तो ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहती है, तो इसको हम आउटवर्ड कहते हैं, इसको हम इनवर्ड कहते हैं, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कहेंगे। तो राइट हैंड फिंगर को जब हम कर्ल करेंगे और आपका अंगूठा अंदर की तरफ गया तो आपकी फिंगर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई है, इसलिए हम इसको इनवर्ड जो डायरेक्शन है इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, आउटवर्ड जो डायरेक्शन है इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। ठीक है, सो ये आपकी डायरेक्शन है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर हम फर्दर आगे वो करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ जो इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है रिलेटिव मोशन के सवालों में, कि अगर मैं आपको कहूँ कि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग लेट्स से 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो नाउ इस डायरेक्शन को अगर हमें लिखना हो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उस केस का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इरेज कर देता हूँ, ये अगर हम ये नॉर्थ ईस्ट इसको बनाए, ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है। सो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि पहले आप ईस्ट की तरफ जाना शुरू करें, वहां से 30 डिग्री का एंगल लें। सो ये वाला जो एंगल है ये अपने डिजायर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर यहीं पे मुझे लेट से बनाना हो, हम इसी में ड्रॉ कर सकते हैं, हम कहें लेट से 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो इसका मतलब क्या है, आप साउथ की तरफ जाना शुरू करें और साउथ से वेस्ट का 37 डिग्री का टर्न ले लें। सो ये एंगल हो गया आपका 37 डिग्री और ये डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट ऑफ साउथ। तो साउथ से आप अब वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, सो दिस विल बी 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ये डायरेक्शन ध्यान रखना। अच्छा, इसी डायरेक्शन को यहाँ से एंगल आपका क्योंकि 60 डिग्री का एंगल है, तो इसी डायरेक्शन को आप ये भी लिख सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो आप नॉर्थ की तरफ पहले जाना शुरू किए, वहां से आपने अब 60 डिग्री का इस तरफ टर्न ले लिया। तो ये डायरेक्शन जो है ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, दोनों का सेम ही मतलब है। राइट, ये आपकी नॉलेज ऑफ डायरेक्शन हो गई। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद बात करें तो वेक्टर्स में ये छोटे छोटे 8 चीज़ें हैं जिसको हमें पता होना चाहिए। डेफिनेशन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम एक ऐसे वेक्टर बनाते हैं, इसको हम उसकी कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हम हेड। तो ये मान लीजिए ए और बी है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी वेक्टर से। सो ये रिप्रेजेंट करता है, ए आपकी टेल है, बी आपका हेड है। ठीक है, इसी को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें, मान लो ये पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओरिजिन पे आपकी टेल और ये आपका
वेक्टर इस डायरेक्शन में, लेट्स से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 हैं, सो इसको अगर हम y और x डायरेक्शन में लिखें तो ये जो आपका वेक्टर है, लेट्स कॉल दिस वेक्टर a, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर a जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सो हम कह रहे हैं 2,3 से पास हो रहा है, यहाँ आपका टेल है, यहाँ आपका हेड है, सो 2i कैप और 3j कैप ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नाउ हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर अपने पास मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, सो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। सो दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए आपका a वेक्टर है, दूसरा ये आपका b वेक्टर, दोनों के बीच में मान लीजिए 60 का एंगल है। इधर से अगर देखेंगे तो ये आपका 300 का एंगल है। एक और वेक्टर हो गया ऐसे आपका a वेक्टर, ये b वेक्टर, मान लीजिए ये एंगल आपका 120 डिग्री है, ये वाला आपका 240 डिग्री हो जाएगा। तो इफ दिस इज द केस, हम ही कहते हैं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो होगा, सो इफ यू जॉइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल देन द स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस केस में एंगल की बात करेंगे तो जो आपका 60 डिग्री का एंगल है, सो दिस विल बी योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिमिलरली यहाँ पे 120 डिग्री ये आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। तो दो वेक्टर्स को अगर आप टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो स्मॉलर एंगल जो होगा उसको हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। सो जब हम बात करते हैं ए वेक्टर की और हम कह रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सो व्हाट दैट मींस इज कि ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ माइनस ए वेक्टर, लेट्स से बी इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, सो इसका मतलब ये होएगा माइनस ए वेक्टर इस डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर हो गया। तो इसमें मैग्नीट्यूड आपने सेम रखा, सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब वो इधर जाने की बजाय 5 न्यूटन का फोर्स पहले जो इधर लग रहा था उसकी बजाय 5 न्यूटन का फोर्स एग्जैक्टली अपोजिट इधर लग रहा है। तो अगर आपका ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है मान लीजिए, तो माइनस ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। सो इस तरह से हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। राइट, चलो सो नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी बात कर ली। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर। अगर हम ये बात करें पैरेलल वेक्टर्स की, तो मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और दूसरा ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है, और ये वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। ये वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं। सो ये इस डायरेक्शन में ए वेक्टर और इस डायरेक्शन में बी वेक्टर, ठीक है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। इन दैट केस हम ये कहते हैं कि बी वेक्टर कैन बी रिटन एज सम लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, वे लैम्डा इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे जानबूझ के कोई और एबीसीडी यूज नहीं किया। सो यहाँ पे जो आपका लैम्डा है ये आपका कांस्टेंट है। सो बी वेक्टर को आप ए वेक्टर की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपका लैम्डा 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। सो अगर बी वेक्टर मान लीजिए ऐसा होता कि उसकी लेंथ ए से कम होती, तो हम ये कह सकते हैं हाफ या 1/3 ऑफ ए, या फिर ट्वाइस, ट्राइस या 100 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पैरेलल वेक्टर की बात कर ली हमने। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, हम ये कह रहे हैं कि दोनों ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इस बात का मतलब क्या है? सो हम ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो ये जब भी चीज़ मैं क्लास में पूछता हूँ, इसके हमेशा मुझे एक चीज़ मिस कर जाते लोग, हमेशा स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब उनका यूनिट सेम हो और उनके डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से 5i कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप, ठीक है, ये अगर ऐसा है तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और आपकी डायरेक्शन भी सेम हो। ये दोनों वेक्टर अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर दूं कि ये न्यूटन है और ये मीटर पर सेकंड है, सो अब ये दोनों इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे आपके वेक्टर के इक्वल होने के 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और तीसरा क्राइटेरिया है कि उनका फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं दैट शुड बी सेम, सो दे शुड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर आपका एक फोर्स है, दूसरा एक स्पीड है, एक फोर्स है और एक एक्सेलरेशन है, तो वो आपका सेम वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो सेम वेक्टर हो नहीं सकते वो, ठीक है। सो आपके 3 क्राइटेरिया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करें अगर हम यूनिट वेक्टर की। सो यूनिट वेक्टर होता है कि मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है और ये इतना लंबा इसका ए वेक्टर है, और इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें, यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ए की डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर, सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए के मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे समझना, जैसे आप मान लीजिए कोटा से जयपुर जा रहे हैं, रास्ते में आपने किसी से रुक के पूछा कि अंकल जयपुर कहाँ होगा, और अंकल ने कहा
तो अंकल ने जो ये रास्ता दिखाया, उंगली जो दिखाई, उन्होंने बताया कि इस डायरेक्शन में चले जाओ। कितनी दूर है जयपुर, यहाँ से कब पहुंचोगे, वो सब कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, डायरेक्शन पॉइंट की है। अगर आप पूछे कहीं से कि वो वाला होटल कहाँ है, उन्होंने कहा तो उसका मतलब क्या, उन्होंने आपको यूनिट वेक्टर की तरफ उसको इस्तेमाल किया और वो आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताई है। ठीक है, सो ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट जो आपकी छोटी सी डेफिनेशन है, विच इज कॉल्ड नल वेक्टर। नाउ नल वेक्टर हम ये कहते हैं कि आपका जो नल वेक्टर है, लेट्स से इस वक्त मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ और मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स मेरे ऊपर कितना लग रहा है या मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपका आंसर होगा 0। अब इस 0 का मतलब ये है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, नेट फोर्स मेरे ऊपर 0 है। नाउ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर हैं तो उसको हम कहेंगे नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि उस क्वांटिटी में आपकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकती है बट मैग्नीट्यूड 0 है, उन वेक्टर्स को हम कहते हैं नल वेक्टर्स। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। तो अगर आपका लेट्स से ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, ये आपका ए वेक्टर है, लेट्स से ये आपका थीटा एंगल है, ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये आपकी वाई डायरेक्शन हो गई। नाउ अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इस ए वेक्टर की परछाई आपकी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितनी पड़ रही है, उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन, या उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब है हम इसके कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। फिर से लिख देता हूं मैं। ऑलराइट, दैट्स बेटर। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स की। सो कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि अगर ए वेक्टर, मान लीजिए यहाँ ट्यूबलाइट लगी हो और इससे ऐसे आपकी रोशनी आ रही है, तो इसकी जो यहाँ परछाई होएगी, इसको हम कहते हैं कि ये उसका कंपोनेंट है। नाउ ये अगर आपकी लेंथ इसकी ए है और आपने को ट्रिग्नोमेट्री से पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। सो इस केस में हम कह सकते हैं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपका इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी इसको हम कहते हैं ये आपकी ए कॉस थीटा होगी। सो इसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आपका ए कॉस थीटा होगा, और ये वाला जो है ये होगा ए साइन थीटा। सो इसी वेक्टर का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया ये आपके अलग अलग आई और जे कंपोनेंट्स में। सो आई आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स और जे आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अपने वेक्टर्स को, ऐसे हम रिजॉल्व करते हैं। आई होप ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको समझ में आई। नाउ वेक्टर्स के बारे में इसको हम ऐसे कहते हैं कि वेक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज एक्चुअली न्यू मैथमेटिक्स। तो बचपन में जब हमने नंबर्स पढ़ने शुरू किए थे उस दौरान हमने अपने नंबर्स के साथ कुछ कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन किए थे। हमने कहा था एक प्लस और एक माइनस और उसके बाद एक डिवाइड और उसके बाद हमने कहा था मल्टीप्लाई। सो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने किए थे जो आपके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ करते थे। तो उसके हमने 2 + 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 3 एंड 2 - 3 ये सारी चीज़ें करना उस टाइम पे सीखी थी। अब यहाँ पे उसके बाद जब हमने फिजिकल यूनिट डायमेंशन का चैप्टर पढ़ा, हमने रियलाइज़ किया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में यूनिट भी होती हैं, डायमेंशंस भी होती हैं। तो उसके बाद हमने कहा कि आप दो चीज़ों को अगर ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों की यूनिट सेम हो। माइनस कर रहे हैं तो भी यूनिट सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की इंडिविजुअल यूनिट्स या डायमेंशन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिमिलरली डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे वेक्टर्स में अब क्योंकि एक और नया फैक्टर आ गया विच इज कॉल्ड डायरेक्शन, तो अब हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपनी फिजिकल क्वांटिटीज में। राइट, तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन चारों ऑपरेशंस को कैसे कैसे करते हैं। सो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेक्टर एडिशन के एडिशन कैसे करते हैं। वेक्टर एडिशन हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद वेक्टर एडिशन जैसे हमने किया है उसी बेसिस पे हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सो विच इज अ गुड थिंग हमारे लिए। तो हमें यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी करनी नहीं पड़ेगी, एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन फटाफट हो जाएगा। खुशखबरी आपके लिए है कि अपने ये डेफिनेशन वेक्टर्स को डिवाइड करने की अपने प्लैनेट पे बनाई ही नहीं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, पूरी फिजिक्स देखेंगे उठा के, मुझे पूरी आती है 11th-12th की, उसमें कहीं पे भी आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर से डिवाइड होती नहीं दिखेगी। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, उस केस में एरिया का हम नीचे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं।
तो एरिया जो आप वेक्टर क्वांटिटी है उससे जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस बात की परेशानी है, इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है उससे डिवाइड कैसे होगा। वेक्टर से हम कभी डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए डिवीजन डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट जो है वो दो तरह के प्रोडक्ट आते हैं, एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को कहते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, इन दोनों को भी डिटेल में समझते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट है इसका रिजल्ट स्केलर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट आपका वेक्टर प्रोडक्ट आता है। ठीक है, सो विल स्टडी ऑल दीज, डिटेल में भी बात करते हैं ना। सबसे पहले चालू करते हैं आपके एडिशन से। एडिशन करने के दो तरीके, एक तरीका है आपका ग्राफिकल और एक तरीका है आपका एनालिटिकल। ग्राफिकल तीन तरह से हम कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपसे 19 में या शायद 20 में ही इसके ऊपर एक अच्छा सवाल पूछा है, करेंगे हम इसके बाद। दूसरा है आपका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम ये कहते हैं, एनालिटिकल मेथड करने के भी दो तरीके हो जाते हैं। ठीक है, सो इन पांचों तरीकों को अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ट्राइंगल रूल। हम यहाँ पे पूरे टाइम जब भी ये वेक्टर लॉ कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि सी वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अपने दो वेक्टर दिए हैं ए प्लस बी करके मुझे सी वेक्टर निकालना है। सो ये वेक्टर एडिशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सी वेक्टर जो आएगा ट्राइंगल लॉ से कैसे आता है वो सीखते हैं। सो आपका अगर मान लीजिए ए वेक्टर ये है और मान लीजिए बी वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उस केस में हम ट्राइंगल लॉ का जब इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं, यहाँ कर लेते हैं, हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ के हिसाब से कि दो वेक्टर्स जो हैं उनको आप ज्वाइन करें। पहले ए वेक्टर ऐसे बनाएं, ऑलराइट, ए वेक्टर, उसके बाद इसी बी वेक्टर को आप टेल टू हेड ज्वाइन करें। तो ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। अब जो आपका इसका थर्ड साइड बनी दैट विल बी योर, हाँ ये ठीक है। सो नाउ दिस वेक्टर, दिस साइड जो है ये आपकी सी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर आपका ए और बी को आपने हेड टू टेल ज्वाइन कर रखा है तो पहले वाले की टेल और आखिरी वाले का हेड, उनको ज्वाइन करने के बाद जो थर्ड साइड बनती है दैट विल बी आपका सी वेक्टर। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल लॉ हो गया। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलीगन लॉ की। पॉलीगन लॉ मोर देन टू वेक्टर्स के लिए डिफाइंड है। सो हम पॉलीगन लॉ को ये कहते हैं, पॉलीगन ऐसे बना लेते हैं, ऑलराइट, ये आपका पॉलीगन है। पॉलीगन लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपके बहुत सारे वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए बी सी और एक और बना लेते हैं डी वेक्टर। ठीक है, ये आपके चार वेक्टर हैं। तो पॉलीगन लॉ ये कहता है कि अगर आपको इन सबको ऐड करना है तो हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल इन सबको ज्वाइन करें। सो इफ दैट इज द केस, तो हमने पहले ए वेक्टर बनाया, उसके बाद हमने नहीं, ए वेक्टर बना, फिर आपका ए बी वेक्टर आया, फिर आपका सी वेक्टर आया, फिर आपका डी वेक्टर आया। नाउ ये जो फाइनल साइड होएगी, जो आखिरी साइड आएगी, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये जो आप पहले का टेल और आखिरी का हेड है, इनको ज्वाइन करने के बाद जो साइड बनेगी दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज। सो ये अपना पॉलीगन लॉ है। थर्ड लॉ जो है विच सेज पैरेललोग्राम लॉ। तो अगेन ये फिर दो वेक्टर के लिए डिफाइंड है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हैं। इस केस में हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ऑनलाइन ए वेक्टर, बी वेक्टर। नाउ अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ करें और बी वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे आपका बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ करें, सो दिस बी वेक्टर, ए वेक्टर। अब इनका जो डायगोनल है, जो डायगोनल है दैट विल बी ए प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। नाउ अगर देखेंगे तो ट्राइंगल लॉ और आपका पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअली सेम ही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अक्सर मैं जब जैसे क्लास में सवाल पूछता हूँ इन तीनों में से बेस्ट लॉ कौन सा है, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ट्राइंगल लॉ। बेस्ट लॉ तीनों में से कौन सी जरूरत है उसके बेसिस पर डिफाइन होएगा, रिजल्ट तीनों का सेम आएगा। सो अगर सिनेरियो ऐसा है जैसे आपके काइनेमेटिक्स में सवाल आते हैं कि एक लड़की थी, घर से निकली, पहले 5 किलोमीटर इधर गई, फिर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर इधर गई, बताओ घर से कितना दूर, उस केस में आप ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। अगर एक ही पॉइंट पे 4 फोर्सेस दो लग रहे हैं तो आप ये पॉलीगन लॉ यूज कर सकते हैं। एक ही पॉइंट पे 2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नेट रिजल्टेंट आपका बॉडी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होएगा, सो बॉडी का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, उस केस में आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे अगर ग्राफिकल जरूरत पड़े तो। ठीक है, सो ये आपके बेसिक लॉज हो गए।
ठीक है, इनको ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ हो गया ऐड करने का। आई होप ये लॉज आपको समझ में आए। ठीक है, नाउ इसके बाद बात करते हैं अपनी एनालिटिकल लॉज की। नाउ अब बात करते हैं अगर दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है तो एनालिटिकली हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी इसके दो तरीके होंगे, मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूँ एनालिटिकली कैसे वो करते हैं। सो अगर आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेड है, लेट्स से ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा वेक्टर है उसको आपने लिखा है मान लीजिए b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो उस केस में जो c वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 i कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप प्लस b1 b2 नहीं a1, सॉरी ये गड़बड़ कर दी मैंने, a1 प्लस b1 आएगा ये a1 प्लस b1 i कैप, ये दोनों आपके i कैप वाले ऐड हो जाएंगे, j कैप वाले ऐड हो जाएंगे और k कैप वाले ऐड हो जाएंगे। सो a1 प्लस b1 i कैप और ये बनेगा आपका a2 प्लस b2 j कैप और a3 प्लस b3 k कैप। राइट, तो सिंपल साइन को आई आई जे जे के के बेसिकली हम ऐड कर देंगे। सो दैट इज माय फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड कि आपको कैसे ऐड करना है। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप अगर वो है तो आई आई जे जे के आप ऐड करते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल काम होता है। अगर मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर दिया हुआ है, ये आपका बी वेक्टर दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, उस केस में इसको हम डिराइव तो नहीं करेंगे। उस केस में हम ये कहते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, यूजुअली किताबों में ये आर वेक्टर से रिप्रेजेंटेड होता है, उसी को हम यूज कर लेते हैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर का रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ना इसका जो एंगल आता है, ये वाला एंगल, जिस एंगल पे ये ए वेक्टर से है अल्फा, उसके लिए हम करते हैं, उसे हम लिखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको आप लिखते हैं b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ये डायरेक्टली रिजल्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। बहुत बार इस तरह के सवाल आते हैं, अभी ऐसे सवाल करेंगे कि दो वेक्टर्स हैं, ऐसे आपको नीट में बहुत बार सवाल पूछे हुए हैं, दो वेक्टर हैं उनको ऐड करके जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री का एंगल है यानी कि tan थीटा जो आपका इन्फानाइट हो जाएगा, यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, रिजल्टेंट है वो उसका इनिशियल एंगल बताओ, तो बहुत सारे सवाल इसके ऊपर बनते हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करके रखनी होगी। और अभी सवाल करते हैं तो अभी प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। ठीक है, ये आपका एनालिटिकल मेथड हो गया वेक्टर्स को ऐड करने का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करें अगर हम लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। नाउ हमने वेक्टर एडिशन तो सीख लिया कि हमारे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें करना है, तो बड़ा आसान हो गया अपने लिए। ग्राफिकली अगर दे रखा है तो हम ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं, एनालिटिकल दे रखा है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो ये मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है। मैं जानबूझ के सेम रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे मुझे एक चीज डिफाइन करनी है विच इज कॉल्ड सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पे मुझे अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है। पिछली बार हमने इसको ऐड किया था, ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ पे कहा कि जब इतनी सारी कहानी हमने करी ली एडिशन की, हम यहाँ पे क्यों ना करें, हम इसको लिखें ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ना इसका मतलब है कि b का अगर हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बनाएं तो सेम लेंथ का ये b वेक्टर इधर आया, सो ये आपका b वेक्टर हो गया। ना इस केस में नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो गया, तो अब आपको इस दोनों को ऐड करना है और ये आपका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे c वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। आपको जो फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना है वो रिजल्ट ये है कि इस केस में एनालिटिकली जब इसको ऐड करेंगे तो c का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और ये थीटा ओरिजिनल एंगल ही ले रहे हैं हम यहाँ पे। एक्चुअली एंगल 180 माइनस थीटा होना चाहिए,
ठीक है। पर यहाँ जैसे आप cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे और cos क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो cos 180 माइनस थीटा, यहाँ प्लस cos 180 माइनस थीटा आना चाहिए, पर cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसका अगर tan अल्फा की बात करेंगे आप, tan अल्फा, ना ये अल्फा इस डायरेक्शन में यहाँ से आएगा, ए से इस डायरेक्शन में अल्फा होगा, दैट विल बी इक्वल टू सेम वैल्यू रहेगी वहाँ पे न्यूमिनेटर में b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, दैट्स इट, ये आपका माइनस वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। चलो अपना अगला सवाल है, इसी चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन से टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 2 आर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। सवाल है विद ईच अदर, सवाल है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड सम ऑफ द डिफरेंस। सो आपका ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेम बना लेते हैं। ऑलराइट, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री का एंगल है। ऑलराइट, ये आपके वेक्टर्स हो गए। नाउ हमें ये बताना है कि इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या होगा और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। नाउ अगर आप लिखें पहले सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, सो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, सी का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है, सो डायरेक्ट लिख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 60। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस cos 60 होता है आपका 1/2, तो 1/2 से 1 2 कट जाएगा तो ये हो गया प्लस 4, 4 प्लस 4 ये बना अपना अंडर रूट 12, और अंडर रूट 12 विल बी इक्वल टू 2√3, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। इसी की अगर डायरेक्शन की बात करें सो आपका डायरेक्शन tan अल्फा दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60, चलो पूरा लिख लेते हैं, साइन 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 प्लस 2 cos 60। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन 60 यानी कि साइन 60 होता है आपका √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमिनेटर हो गया आपका √3 डिवाइडेड बाय ये बचा आपका 2 प्लस cos 60 होता है आपका 1/2, 1/2 से कैंसिल हुआ तो बचा 1 यानी कि √3/3 यानी कि 1/√3। इसका मतलब हो गया अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो यानी कि इनका रिजल्टेंट जो है वो यहाँ कहीं पे इस डायरेक्शन में आएगा एंड दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आई होप ये ए प्लस बी आपको समझ में आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ करते हैं जिसको कहते हैं ए माइनस बी। सो अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं सो उस केस में लेट्स से यहाँ कर लेते हैं डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो डी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये फिर सेम चीज़ आएगी बस सिर्फ ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, डायरेक्ट लिख लें, चलो कोई नहीं, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये माइनस रहेगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, नहीं 2 इंटू 2 एक और 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय cos 60, सो दिस विल बी 4 प्लस 4 और ये बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा -4 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 4 यानी कि 2, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इसके डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे tan, लेट्स से इसको बीटा कह लेते हैं, सो tan बीटा विल बी इक्वल टू, ये चीज़ यूज़ करेंगे हम 2 साइन 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos 60। साइन 60 होता है अपना √3/2, उससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमिनेटर बचा √3, नीचे बचा आपका 2 माइनस cos 60 होता है आपका 1/2, 2 कैंसिल होगा 2 माइनस 1 यानी कि हो गया √3, विच एम्प्लाइज tan बीटा जो है वो आ गया आपका √3, यानी कि जो आपका बीटा है बीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट आ रहा होगा ए, और हम ये माइनस भी इधर कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर, ये वाला है ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, सो एक ही चीज़ में हमने दोनों काम कर लिए। आई होप थोड़ा सा डायग्राम हो गया बट आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं।
ऑलराइट, एडिशन के बाद यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, डिवीजन एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन अपने डिफाइन ही नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरह से करते हैं हम, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट सीखेंगे, उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे। ठीक है, सो स्केलर प्रोडक्ट जब हम कह रहे हैं ना, इसको ऐसे समझते हैं कि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमने जबरदस्ती मैथ घुसा रखी है और हम लोगों ने आपको परेशान कर रखा है। नहीं, ये मदर नेचर का ऐसा खेला है, उसने ऐसा कर रखा है। इसको ऐसे समझना कि दो चीजें हैं, उनको वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, वो जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, वही दो चीजें अलग सिचुएशन में कभी स्केलर प्रोडक्ट देती हैं, कभी उनका वेक्टर जो प्रोडक्ट आएगा वो एक्चुअली वेक्टर आता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे आपका वर्क डन है, तो फिजिक्स में वर्क डन डिफाइन होता है F.S, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इसको मैं एक काम करता हूं आपके लिए, सेम नॉमेनक्लेचर में ऐसे लिखता हूं, सो F.R। ठीक है, तो अगर आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका डॉट प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, तो ये आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी विच विल बी वर्क डन। इन्हीं को अगर हम करें टॉर्क, सो टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो R और F सेम चीजें जब क्रॉस प्रोडक्ट हुई है तो हमें एक्चुअली टॉर्क मिलेगा, और ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम, डायमेंशन सेम है दोनों की, लेकिन उनका इंपैक्ट सेम है। और जो रिजल्ट आ रहा है, एक वर्क डन है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दूसरा टॉर्क है जो चीजों को गोल गोल घुमाता है। ठीक है, सो दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो मदर नेचर ने इसको ऐसे अलग अलग बनाया है, हमने जबरदस्ती आपके लिए मैथ्स यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो इसको इसी तरह समझेंगे कि मदर नेचर हमें चाहती है हम चीज़ें सीखें हैं। तो सबसे पहली चीज़ है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हमें कहते हैं कि मान लीजिए आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल थीटा है। नाउ यहाँ पे मान लीजिए हम एक सी को कह रहे हैं, दैट इज ए डॉट बी, विच इज डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी नाम देते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर को प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोले हैं। ठीक है, तो ये आपका जो डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब है हम ये लिखते हैं सी जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये आपका इस तरह से डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है, विच इम्प्लाइज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। ये आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल दे देगा कि इन दोनों के बीच का एंगल हम जानना चाहते हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें और उससे आप ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज डॉट प्रोडक्ट। एनालिटिकली इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे समझना, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर वो है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये आपके दो वेक्टर हैं। इसी को जब हम डॉट प्रोडक्ट करने लगेंगे यहाँ पे, सो हम यहाँ पे कहेंगे a डॉट b, इसको वो कर रहे हैं तो आप i j j k k को मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बी इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये डायरेक्ट आपका तीनों का i j j k k का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, फॉर द सिंपल रीजन कि अगर आपका ये x डायरेक्शन है, यहाँ पे i कैप है, यहाँ पे आपका j डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में इन दोनों से 90 का एंगल लेके ये आपका k डायरेक्शन है, तो a b cos थीटा जब करेंगे तो ये आपका i कैप है, ये आपका j कैप है, दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल है तो वो cos थीटा एनीवे 0 हो जाएगा। तो आपका i डॉट j करेंगे और i डॉट k करेंगे और j k करेंगे तो वो अपना 0 हो जाएगा। तो आपका सिर्फ i j j k k वाली वैल्यू यहाँ सर्वाइव करती हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है डॉट प्रोडक्ट निकालना, आप बस i j j k k को मल्टीप्लाई कर दें, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना स्केलर है ये। राइट, तो दिस इज कॉल्ड आपका स्केलर प्रोडक्ट। बहुत सारी एप्लीकेशन है, सवालों से इसको क्लियर करेंगे। राइट, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, अब सीखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। वेक्टर प्रोडक्ट हमने बात की कि दो फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। सो से फॉर एग्जांपल ये आपका मान लीजिए ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। मैं जानबूझ के सेम रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना होएं और एक ही चीज को समझ रहे हैं यहाँ पे। तो इस केस में हम कहते हैं कि मान लीजिए सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम डिफाइन करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा n कैप, वेयर n इज अ वेक्टर अलोंग a क्रॉस b। तो ये आपका
ए क्रॉस बी करके ए बी साइन थीटा ऐसे हो जाता है। सो इसी से भी अगर आप चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए और बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी आप डायरेक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। नाउ इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो जो आपका सी वेक्टर आएगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होएगा। तो अगर ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो वो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों जिस भी प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर आपका सी वेक्टर होएगा। तो सी वेक्टर आपका इन दोनों से परपेंडिकुलर होएगा। सी वेक्टर इससे भी आपका 90 का एंगल होएगा, इससे भी आपका 90 का एंगल होएगा। तो ये अगर आपके इस प्लेन में कागज जो आपकी कॉपी है उसके प्लेन में, तो सी वेक्टर उसके ऊपर जाएगा। ये ए क्रॉस बी अगर इस बोर्ड के प्लेन में, तो सी वेक्टर ऐसे जाएगा या फिर अंदर आएगा। तो ए क्रॉस बी करने के लिए डायरेक्शन हमेशा लेते हैं, पहले फिंगर्स कर्ल कर अपने ए वेक्टर की तरफ करें, उसके बाद कर्ल करें बी वेक्टर की तरफ। अंगूठे की डायरेक्शन आपको बताएगी सी वेक्टर का डायरेक्शन। बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए अंदर हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी इधर है, बी क्रॉस ए अपोजिट डायरेक्शन में होएगा। सो दिस हाउ यू कैन फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको करने का एक और एनालिटिकल तरीका ये है, इसको मैट्रिक्स वाले मेथड से करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आपका a1 वेक्टर ए वेक्टर, इसको पूरा ही क्लियर करते हैं। हाँ, अगर हम कहें मान लो a वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो जब हम a क्रॉस b करते हैं, ठीक है, उसको हम ऐसे करते हैं i j k, उसके बाद हमने लिखा a1 b1 नहीं a1 a2 a1 a2 a3 b1 b2 b3। नाउ जब इसमें i वाला फैक्टर आपको निकालना हो कि आपके i डायरेक्शन कौन सी आएगी फाइनल उसका, तो इस i की दोनों टर्म छुपा लें और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करें। सो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऐसे लिखते हैं i a क्रॉस b विल बी इक्वल टू i, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें a2 b3 माइनस b2 a3, ये आपका i कैप हो गया, प्लस j। अब j करने के लिए आप j वाली टर्म जो है उनको छुपा लें और इसको पहले सेम उसमें उसको पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो ये आएगा j और यहाँ पे लिखे a3 b1 माइनस b3 a1, ये आप माइनस करते हैं, आपका j हो गया। सिमिलरली प्लस k के लिए अब आप k को हाइड कर दें, कलर चेंज करता हूँ उससे क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल है। अब k को हाइड कर दें और फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो k के साथ लिखें आप a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। ऐसे देखने में सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, बट अगर डेटा के साथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 -1 -10 जो भी डेटा होता है उसके साथ करेंगे, फटाफट आपका रिजल्ट आता है। अलजेब्रिकली बस आपको प्लस माइनस करना है, बहुत लंबा चौड़ा काम ये होता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट अपने वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपनी। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। सो सबसे पहला सवाल है जो आपसे नीट 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR। सवाल है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। तो सवाल हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। तो एक पार्टिकल जो ऑलरेडी v वेलोसिटी से जा रहा है उसके ऊपर अब 3 आपके फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं ऐसे ऐसे करके PQR। हमें बताना है वेलोसिटी का क्या होगा। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ट्रायंगल लॉ पे सवाल जाएगा। अगर आपके 3 फोर्सेस ऐसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, सो ये 3 फोर्सेस ऐसे अप्लाई हो रहे हैं। सो P आपका इस डायरेक्शन में, ये आपका P है, Q आपका इस डायरेक्शन में, ये आपका Q है, और आपका R इस डायरेक्शन में, ठीक है। इन्हीं तीनों फोर्सेस को अगर हम टेल टू टेल ज्वाइन करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद सीखना है इसको। टेल टू टेल ज्वाइन करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि P आपका इस डायरेक्शन में है, P R आपका इस डायरेक्शन में है और Q आपका इस डायरेक्शन में है। अब ये तीनों फोर्सेस ऐसे हैं तो टेल टू टेल ज्वाइन करके इसका मतलब है तीनों की डायरेक्शन आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, और इन तीनों को ज्वाइन करके अगर आपका एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका नेट रिजल्ट जो है एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू 0। बिकॉज ये साइड अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल लॉ से, हम ये कहते हैं कि ये आपका P है और ये आपका हेड टू टेल ज्वाइन किया है, ये आपका रिजल्टेंट आएगा। तो ये रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आता है, यहाँ से ओरिजिन मानते ऐसे गए तो ये आपका Q इस डायरेक्शन में आता है। इन दो P ये आपकी साइड होती P प्लस Q। नाउ हम यहाँ पे कह सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस P प्लस Q। सबको इधर ले आए तो हम कह सकते हैं P प्लस Q
प्लस आर, एक मिनट, माइनस पी प्लस आर होना चाहिए था वो, हो ऑलराइट, पी प्लस आर, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। तो अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 और पार्टिकल आपका v वेलोसिटी से जा रहा है और नेट फोर्स 0 है, दैट मींस वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। हेंस ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। Next question. Question says, if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of the difference of the two vectors, then the angle between the two vectors is। इसका मतलब ये है कि हमें कहा जा रहा है कि a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, हमें बताना है a और b के बीच एंगल कितना होएगा ना। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको ऐसे देखना, अगर इसको हम ऐसे करें, इसी को अगर हम एक्सपैंड कर दें तो a प्लस बी को हम लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके ऊपर अंडर रूट आना था, उसके ऊपर भी अंडर रूट आना था, दोनों को स्क्वायर कर दिया तो वो आपका अंडर रूट उड़ गया। यहाँ बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। नाउ यहाँ से आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर उड़ जाएगा, उसको अगर आप इधर ले आए तो ये बनेगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। नाउ अगर हमें यहाँ पे दिया नहीं हुआ है बट हम ये अज्यूम कर सकते हैं सेफली कि a और b जो है आपके नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। दैट इज द केस विच इम्प्लाइज आपका cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। cos थीटा आपका 0 होने का मतलब ये है कि थीटा आपका 90 डिग्री है ना। सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 का सवाल है। क्वेश्चन से थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज भी चाहिए होगी, पर मैं चाहता हूँ आपको क्लियर हो। क्वेश्चन से वेक्टर्स a इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी, a वेक्टर जो है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप दिया हुआ है, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू cos ओमेगा टी बाई टू एंड साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप। ये आपका आई कैप जे कैप में cos और साइन है, आर फंक्शंस ऑफ टाइम। देन वैल्यू ऑफ t हमें बताना है, द वैल्यू ऑफ t एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, वो बताना है किस टाइम पे होंगे ना। ऑर्थोगोनलिटी का चेकअप ना ये है कि जो हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा है, cos थीटा की जो वैल्यू है डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो थीटा अगर 90 है तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि आपका जो a डॉट बी विल बी इक्वल टू, हम कहते हैं ए बी cos थीटा, और क्योंकि ये 90 का एंगल हो गया तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बात हमने सीखी आई आई और जे जे को मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन्स ये आपका आ गया cos ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा टी बाय 2 प्लस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2 वुड बी इक्वल टू 0। यह आपका ऑर्थोगोनैलिटी की 90 डिग्री होने के कंडीशंस हैं। नाउ इस कंडीशन में अगर यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, हम ये कहते हैं कि अगर आपका मान लीजिए फंक्शन है जिसको हम कह रहे हैं cos ऑफ a माइनस b, उसको हम डिफाइन करते हैं cos a cos b माइनस साइन a, नहीं यहाँ पे प्लस आता है साइन a साइन b। तो ये अगर आपका a प्लस बी का a माइनस बी अगर एंगल हो रहा है तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b होता है। वही अपने को यहाँ दिख रहा है, ये एंगल a ये एंगल b, एंगल a एंगल b। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी आपकी cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 वुड बी इक्वल टू 0। नाउ इफ दैट इज द केस cos ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0, इसका मतलब वो जो एंगल है तो ये बन गया आपका cos ऑफ माइनस अगर कर दें ओमेगा टी बाई 2 वुड बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज cos ऑफ एनी एंगल 0 है, इसका मतलब वो एंगल आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। सो विच मीन्स ओमेगा टी बाई 2 उसकी वैल्यू हो गई आपकी 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2, विच इम्प्लाइज 2 कैंसिल कर देते हैं, ओमेगा को उधर ले जाते हैं, विच इम्प्लाइज टी विल बी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। यानी कि आपका ऑर्थोगोनल ये तब होंगे जब आपका टाइम पाई बाय ओमेगा हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का आपके नीट के एग्जाम का सवाल है. क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर x, y एट 2 मीटर एंड 3 मीटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0, 6,7 एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 13,14 एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. सवाल है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड क्या होगा. तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी अपने को बतानी है. ना ये बात अपने को पता है काइनेमेटिक्स के नॉलेज से कि आपकी जो वेलोसिटी एवरेज है उसको आप लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी. ना टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमें बताना है 0 से 5 सेकेंड में, इसका मतलब है t इज इक्वल टू 0 पे आपकी लोकेशन थी एट 2,3. सो आपका इनिशियल वेक्टर यहाँ लिख लेते हैं. r1 वेक्टर जो है उसको आपने लिखा 2i कैप प्लस 3j कैप. फाइनल t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे वो पहुंच गया r2 फाइनल, वो हो गया आपका 13i कैप प्लस 14j कैप. दोनों के बीच का अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो आपको एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस कर देना है. यहाँ पे हमें ये जो 6 और 7 का डेटा, ये एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, इसकी सवाल में कोई ज़रूरत है नहीं. अक्सर स्टूडेंट इस वाले उससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 सेकंड वाले टाइम का क्या करें. कुछ नहीं करना. इनिशियल और फाइनल के बीच की जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा. तो इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बना आपका 11i कैप. 14 में से 3 माइनस करेंगे, ये बनेगा 11j कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में आपका 5. सो ये अपना फाइनल आंसर हो गया. हेंस आपका इसको अगर उस फॉर्मेट में लिखें, सो दिस विल बी 11/5 i प्लस j. सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमें 4 नंबर दे जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर होएगा. Next question says vectors a, b and c are such that अपने को दिया हुआ है a डॉट b इक्वल टू 0, यानी कि a और b आपके परपेंडिकुलर होंगे तभी आपका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है. एंड a डॉट c इज इक्वल टू 0. देन वेक्टर पैरेलल टू a इज, आपको बताना है a के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा ना. इस सवाल को समझते हैं. पहले हमें दिया हुआ है कि a डॉट b इक्वल टू 0, तो यानी कि a और b आपके परपेंडिकुलर हो गए. दूसरा दिया हुआ है a डॉट c इक्वल टू 0, तो a और c ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. हमें बताना है a के पैरेलल वेक्टर कौन सा होएगा. नाउ आपका अगर ये ये आपका b वेक्टर है, ये आपका c वेक्टर है, तो a वेक्टर ऐसा हुआ कि इन दोनों के आपके परपेंडिकुलर है. तो अगर ये आपका a वेक्टर, b वेक्टर है, c वेक्टर है, तो a वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गया है. सो नाउ a के पैरेलल कौन सा वेक्टर होएगा जो इसके एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा. तो इसका मतलब b क्रॉस c जब भी आप करेंगे तो b क्रॉस c वेक्टर जो है वो वेक्टर ऐसा होगा जो b के भी परपेंडिकुलर और c के भी परपेंडिकुलर है. हेंस b क्रॉस c आपका a के पैरेलल आएगा. ठीक है. a क्रॉस b a के पैरेलल नहीं होएगा, b प्लस c भी पैरेलल नहीं होगा, b एंड c भी नहीं होएगा. ठीक है. सो आपका b c इज द करेक्ट चॉइस, b क्रॉस c. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन से 2012 का सवाल है. इट सेज अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप. मैग्नीट्यूड हमें बताना है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स क्या होगी. तो वेलोसिटी का 10 सेकेंड बाद मैग्नीट्यूड क्या आएगा. बहुत ही सिंपल सवाल है. ये अपने को पता है. अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स की नॉलेज यहाँ पे चाहिए होगी. u है वो अपने को दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप. एक्सेलरेशन जो है वो अपने को वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप. हमें बताना है वेलोसिटी फाइनल क्या होगी. हम यहाँ पे डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे हम कहते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at. राइट. सो u आ गया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस a को टाइम से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा आपका 3i कैप, प्लस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2j कैप. तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5i कैप प्लस 5j कैप. ये आपकी v का वेक्टर फॉर्म हो गया. अगर आप v के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 5√2. ये आपकी इतने मीटर पर सेकेंड या जो भी आपकी यूनिट है ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा. हेंस ऑप्शन नंबर बी 5√2 वुड बी द राइट आंसर. Next question says a body is moving with velocity 30 meter per second towards east. Alright.
आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। सवाल है एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा, और अपने ऑप्शन है 1.7 या फिर √7 या फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सवाल है, इनिशियली जो बॉडी है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, जो भी आपकी बॉडी मूव कर रही है उसको हम कह देते हैं इनिशियल वेलोसिटी v1। वो अपने को दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन को आप आई कैप कह सकते हैं, आपकी 30 आई कैप इनिशियल वेलोसिटी v1 हो गई। आफ्टर 10 सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद ये वेलोसिटी आपकी आ गई v2, जो कि आप 40 जे कैप लिख सकते हैं, इसको आप 40 जे कैप कह सकते हैं, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। हमें बताना है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब ये बात अपने को पता है कि एक्सेलरेशन जो है उसको आप लिखते हैं v2 माइनस v1, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये आ जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी है आपकी 40 जे कैप माइनस आपकी हो गई 30 आई कैप डिवाइडेड बाय टाइम, जो है वो टाइम अपना 10 सेकेंड है। राइट, सो एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये आ गया -3 आई कैप -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल √। राइट, और इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। हेंस ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का सवाल है। क्वेश्चन सेज 6 वेक्टर्स A through F have the magnitude and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? तो अगर आपको 6 वेक्टर जो हैं वो जैसे जैसे अप्लाई हो रहे हैं वो यहाँ पे आपके लिए बना रखे हैं, आपको बताना है इसके बेसिस पे इनमें से किन को ऐड करेंगे। अगर अच्छा, अब यहाँ पे सवाल जो है ये एक्चुअली 4 जो ऑप्शन है उनके बेसिस पे जाएगा। अगर नोटिस करें B + C D + C D + E D + E करके आप F चारों में लिख रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि F जो है वो रिजल्टेंट कब आएगा। ठीक है, तो अगर इनको मैं प्लॉट करूँ, इतना लंबा मुझे है नहीं, बट मैं आपको चीज़ें सिखाने के लिए प्लॉट करूँ तो ये A वेक्टर, और ये आपका नीचे की डायरेक्शन में B वेक्टर, C वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो भी इस डायरेक्शन में आपका C वेक्टर, और D वेक्टर आपका ऊपर की डायरेक्शन में है, ये D वेक्टर हो गया, और E वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ अपना जो F वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, F वेक्टर ये आपका E है। नाउ F वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, बाकी सारे वेक्टर्स को ऐड करके, बाकी कोई भी 2 वेक्टर ऐड करके आएगा। नाउ अगर आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, ये बात ध्यान रखना, रिजल्टेंट हमेशा 2 वेक्टर, हमने पहले बात की है कि ये वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के बीच में होएगा। ठीक है, रिजल्टेंट हमेशा बीच में रहेगा। सो दैट इज द केस, F वेक्टर एक्चुअली इन दोनों को ऐड करके आएगा। A, C को या किसी और वेक्टर को ऐड करके इस डायरेक्शन में आप रिजल्टेंट नहीं ले पाएंगे, तो आपको D, E और F का कॉम्बिनेशन देखना है, तो दिस वुड बी आ राइट आंसर। हेंस ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट चॉइस। पूरे 4 नंबर आपके इस पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2007 में सवाल पूछा गया आपसे। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 is moves in a straight line in the xy plane. Its coordinates at a later time are √3,3. The path of the particle makes an angle, x-axis एंगल कितना बता रहा है, ये हमें बताना है। सिंपल सवाल है। यहाँ मैंने आपके लिए जितनी अलग अलग वेराइटीज़ के सवाल आपके नीट में पूछे गए उन सबका कॉम्बिनेशन इकट्ठा किया है। ठीक है, तो डिफरेंट वेराइटी का सवाल है। सो हमारा सिनेरियो ये है कि XY प्लेन है, पार्टिकल मूव कर रहा है। सो पहले किसी टाइम पे तो ओरिजिन पे है वो, ठीक है, उसके बाद वो √3,3 पे पहुंचा है। सो ये पार्टिकल आपका इस जगह पे ऐसे गए पहुंचा है यहाँ पे, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट है आपके √3, तो ये वाली वैल्यू हो गई √3 और ये वाला है आपका 3। ठीक है, सो अब हमें बताना है कि वो एंगल क्या होएगा ना। इस केस में ये वाला अगर वैल्यू, ये एंगल आपको थीटा बताना है क्या होगा। तो सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे अगर देखेंगे tan थीटा अगर आप लिखोगे, तो tan थीटा हमेशा ध्यान रखना, ये अगर आपका x, y कोऑर्डिनेट है, सो दैट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू y/x। अगर आप x एक्सिस से एंगल देख रहे हैं तो हमेशा y/x उसकी वैल्यू होगी। सो दिस विल बी इक्वल टू y अपना 3 डिवाइडेड बाय x, यानी कि ये हो गया √3। सो इसकी वैल्यू आ गई √3, सो विच इम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से आपका थीटा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, हेंस ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री वुड बी द राइट आंसर। Next question. Question says A and B are two vectors and theta is the angle between them. अगर अपने को कंडीशन दे रखी है if A cross B is equal to √3 टाइम्स A डॉट B का मैग्नीट्यूड, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज, ये थीटा हमें बताना है कितना होगा ना। बहुत ही सिंपल सवाल है। A क्रॉस B जो है अपने को दिया हुआ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स A डॉट B। नाउ इसको हम ये लिख सकते हैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं AB साइन थीटा विल बी इक्वल टू √3 AB कॉस थीटा। नाउ दोनों साइड से आपका AB कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा को आप नीचे ले आएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू tan थीटा विच इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू √3। अगर थीटा आपका tan थीटा √3 है तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। सो हेंस ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री वुड बी द राइट आंसर।